हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। अपन राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जो थ्योरेटिकल अपना बैच चल रहा था, जीरो टू हीरो बैच, उसके अंतर्गत अपन ने काफी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और जो अभी प्रेजेंट के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था बेटा राजस्थान की सिंचाई परियोजना, जिसके अंतर्गत अपन ने कल पढ़ी थी आईजीएनपी, जिसको पूरा कवर नहीं कर पाए थे कि आईजीएनपी के दाईं ओर निकाली गई थी आपकी क्या नहर या शाखाएं, और बाईं ओर निकाली गई है लिफ्ट नहर। अब वो भी मैं कल बता चुका था कि इधर की तरफ जो शाखा निकाली गई है उसका रीजन है धरातल नीचा है, और इधर बाईं ओर जो लिफ्ट नहर निकाली गई है उसका रीजन है कि धरातल ऊंचा है। तो अभी क्लास को शुरू करने से पहले आज बता देता हूं, आज की क्लास में अपन उस आईजीएनपी जो रह गई है थोड़ी बहुत उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यमुना नहर, फिर यमुना लिंक नहर, भरतपुर नहर, ईआरसीपी और नर्मदा नहर। बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, तो मेरे भाइयों इसे देखना ना भूलें, आप अच्छे तरीके से समझें। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए, और आज जो अपनी क्लास है ये लगातार रेगुलरिटी के साथ 29 मतलब 29वीं क्लास होने के लिए जा रही है। तो सबसे पहले जैसा कि अपन डेली बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं बाबा खाटू श्याम से ऐसी मनोकामना भी करता हूं कि मेरे बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकले या घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो। उनको इस प्रकार का मनोबल देना बाबा खाटू श्याम। चलिए, और अगली एक बात जो आपका पॉजिटिव स्पीच डेली होता है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए, तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर मिल जाए। मेरे भाइयों, इसने कहा क्या है, गौर से फरमाइए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए, तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मतलब मेरे भाइयों, मंजिल अगर छोटी बहुत आपको मिल भी जाती है तो मेरे भाइयों अगर आपके सपने बड़े हो तो रुकना नहीं है जब तक अपनी पूर्णतः अंतर आत्मा से आप संतुष्ट ना हो जाओ। चलिए, अगली बात ये कि टॉपिक जो चल रहा था वो सिंचाई परियोजना था, और इसके बाद अपन आ जाते हैं आईजीएनपी पर निकाली गई लिफ्ट नहरें। तो आईजीएनपी पे जो लिफ्ट नहरें निकाली गई थी उसके बारे में मैंने एक बात आपको कल ही बता दी थी कि आईजीएनपी पे जो ये लिफ्ट नहर निकाली गई है, जी सर, ये कौन सी तरफ थी बेटा, बाईं ओर थी। तो आईजीएनपी पर लिफ्ट नहर कौन सी ओर निकाली गई है, पहले तो यही ध्यान रखेंगे आप, बाईं ओर निकाली गई है। आईजीएनपी पे जो लिफ्ट नहर है बेटा वो कौन सी ओर निकाली गई है, बाईं ओर निकाली गई, बाईं ओर निकाली गई लिफ्ट नहरें। तो आईजीएनपी पे जो लिफ्ट नहरें आपकी रहेंगी वो कौन सी ओर रहेंगी, बाईं ओर निकाली गई लिफ्ट नहरें। कारण पूछे कि कारण क्या है, कल को कारण पूछे तो आप कहेंगे धरातल ऊंचा। इधर का जो कारण रहेगा वो रहेगा धरातल ऊंचा है। ओके सर। अब जो बाईं ओर निकाली गई आपकी लिफ्ट नहरें बेटा, वो आपको पता होना चाहिए कि उनके नाम क्या क्या हैं इन लिफ्ट नहरों के। जी सर, तो ऐसे मान लीजिए आप तो कि ये आपकी आईजीएनपी हो गई, जी गुरुजी, ये आपकी आईजीएनपी हो गई, और इसका पानी ये आ रहा। तो बताइए, जिस तरीके से इसका बेटा ये पानी आ रहा है आपका आईजीएनपी का, जिस तरीके से, तो बताइए ये वाली साइड ऐसे मैं खड़ा हूं आईजीएनपी का जिधर पानी बहके जा रहा है, तो बताइए मेरा ये हाथ हुआ दायां और ये हुआ बायां। तो ये आपकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो कौन सी तरफ निकाली गई हैं, बाईं ओर। जिनमें बेटा एक लिफ्ट नहर ये रही, ऐसे मान लीजिए आप, जी सर, एक लिफ्ट नहर आपकी ये रही। ओके, टोटल कितनी बताई थी मैंने, 7 बताई थी। ये आपकी 3, और ये मेरे भाइयों आपकी 4, और ये 5, और एक लिफ्ट नहर बेटा ये 6, और एक लिफ्ट नहर ये हो गई आपकी 7। तो ऐसे करके कितनी लिफ्ट नहरें बेटा, 7 लिफ्ट नहरें। अब हैं कौन कौन सी बेटा, नाम कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है मेरे भाइयों उसका नाम है बेटा चौधरी कुंभाराम। कौन सी लिफ्ट नहर है बेटा, चौधरी कुंभाराम। ओके सर, लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। एक है बेटा कबर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी, कबर सेन लिफ्ट नहर। फिर बेटा एक आ जाती है पन्ना लाल, पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। एक ये रहेगी पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। फिर आएगी मेरे भाइयों आपकी एक जिसे आप कहेंगे तेजाजी लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर। फिर आएगी मेरे भाइयों डॉक्टर करड़ी सिंह लिफ्ट नहर, डॉक्टर करड़ी सिंह लिफ्ट नहर। और फिर आएगी बेटा एक जिसे कहेंगे गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर,
गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और फिर बेटा एक आएगी जिसे आप कहेंगे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ऐसे करके बेटा ये कितनी लिफ्ट नहरें रहेंगी मेरे भाइयों? ये 7 लिफ्ट नहरें रहेंगी बेटा आपकी। बिल्कुल 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 ओके, हाँ डॉक्टर करनी बेटा। चलिए तो मेरे भाइयों यहाँ पे जो आपको मैंने लिफ्ट नहर बताई इनकी संख्या में कितनी बता रहा हूं बेटा? 7। सबसे पहले चौधरी कुंभाराम, फिर कबरसेन, फिर पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जाम्बेश्वर और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये किस किस को सिंचित करती हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो इसकी योजना बनाने वाले थे वो थे बीकानेर के इंजीनियर कबरसेन। तो आपका बीकानेर तो हर जगह रहेगा, बस एक लिफ्ट नहर में नहीं रहेगा और वो है जयनारायण व्यास। बाकी हर जगह आप बीकानेर को ऐड करते हुए चलेंगे। ओके सर ठीक है। तो सबसे पहले चौधरी कुंभाराम जिन जिन जिलों को सिंचित करती है उसमें एक तो रहेगा ही कौन? बीकानेर। इसके बाद आप हनुमानगढ़ से आगे बढ़ते चले जाइए, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। ओके सर। ये जो आपके जिले लाभान्वित होंगे वो होंगे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। ओके सर। फिर कबरसेन में एक तो आएगा ही बीकानेर। और बेटा जो ये जिले आ चुके हैं उनको दोबारा मत दोहराना, बीकानेर के अलावा एक आध जगह नीचे ऐसा होगा जब अपन देख लेंगे। ठीक है सर। तो कबरसेन में बीकानेर रहेगा और बीकानेर के साथ रहेगा कौन? श्री गंगानगर। तो चौधरी कुंभाराम में बीकानेर तो चलेगा ही चलेगा एंड तक। ठीक है सर। चौधरी कुंभाराम में अपन ने क्या किया? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को ले लिया। और कबरसेन में अपन ने क्या किया? बीकानेर और श्री गंगानगर को ले लिया। ओके सर। पन्नालाल में डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो यहां क्या करना है? बीकानेर तो चलेगा ही चलेगा बेटा, प्लस इसमें कौन ले लेंगे? नागौर। चलो गुरुजी ये भी बात अच्छी रही। अब यहां तेजाजी में एक तो चलेगा ही चलेगा और वो कौन सा रहेगा? बीकानेर। और इसके अलावा कोई इसमें आएगा नहीं, नहीं है क्या? वेरी गुड। अब नागौर से जैसे ही आप मैप में नीचे की तरफ उतरोगे तो जोधपुर आ जाता है। कौन आ जाता है? जोधपुर। तो जो करणी सिंह है ना बेटा, ये बीकानेर और किसको लाभान्वित करेगी? जोधपुर को। बीकानेर और जोधपुर को। अब गुरु जाम्बेश्वर में पहली बार ऐसा होगा जब एक जिला दोबारा दोहराया जाएगा, तो बीकानेर तो लेके ही आना है बिल्कुल। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं जोधपुर वापस से लिख रहा हूं, जोधपुर और जैसलमेर इन 3 जिलों को सिंचित करेगी आपकी कौन? गुरु जाम्बेश्वर। अब क्या करेंगे बेटा? बीकानेर को छोड़ दो। मैंने कहा था ना कि गुरु तक ही लेके आना है बीकानेर, फिर छोड़ देना। छोड़ दिया सर? अरे छोड़ दिया तो फिर क्या बचा? जोधपुर और जैसलमेर। क्या बचा बेटा? जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम में बीकानेर रहेगा, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू रहेगा। फिर आगे की तरफ गए कबरसेन में बीकानेर रहेगा, श्री गंगानगर रहेगा। पन्नालाल बारूपाल में गए तो बीकानेर रहेगा, नागौर रहेगा। फिर अपन तेजाजी में गए तो केवल कौन रहेगा? बीकानेर रहेगा। डॉक्टर करणी सिंह में गए तो बीकानेर और जोधपुर रहेगा। अगली वाली के अंतर्गत बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर रहेगा। फिर बीकानेर को छोड़ देना तो जोधपुर और जैसलमेर रहेगा। बोलो डन? डन गुरुजी। अब बात आती है भाई साहब सर्वाधिक जिलों को सिंचित करने वाली कौन सी है? तो ध्यान रखना भाई साहब, सर्वाधिक जिलों को सिंचित करती है, सर्वाधिक जिलों को सिंचित। तो सर्वाधिक जिलों को बेटा अगर सिंचित करने वाली कोई लिफ्ट नहर है तो उसका नाम है चौधरी कुंभाराम। ठीक है। फिर याद रखना भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर, तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर रहेगी कबरसेन। ओके सर। और फिर ध्यान रखना भाई साहब सबसे छोटी, तो भाई साहब आप ये भी ध्यान रखेंगे सबसे छोटी लिफ्ट नहर रहेगी तेजाजी लिफ्ट नहर। ध्यान रखना ये। तो चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों को सिंचित करने वाली और एकमात्र जिले को सिंचित करती है, एकमात्र जिले को सिंचित, एकमात्र जिले को सिंचित करने वाली लिफ्ट नहर अगर ऐसा पूछा जाए तो रहेगी तेजाजी। और छोटी भी यही है, सर्वाधिक जिलों को सिंचित करने वाली चौधरी कुंभाराम और सबसे लंबी लिफ्ट नहर रहेगी कबरसेन। और एक बात ये ध्यान रखेंगे, इन लिफ्ट नहरों से सबसे ज्यादा जो जिला लाभान्वित हो रहा है, गौर से देखिए, बीकानेर, 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 बीकानेर और बीकानेर। आईजीएनपी की वह लिफ्ट नहर जिससे बीकानेर जिला लाभान्वित नहीं होता वो रहेगी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। पहले मेरे को एक बार ये कमेंट करके बताइए बेटा, सबसे छोटी चौधरी कुंभाराम नहीं बेटा, सबसे छोटी है बेटा तेजाजी। ये ध्यान रखना बेटा, है ना। सबसे छोटी कौन है?
तेजाजी लिफ्ट नहर है। ओके, तो एक बार मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि यहां तक बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई। अगर आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगली बात क्या आती है कि ये जो आपकी लिफ्ट नहरें हैं ना, इनके बेटा आपको प्राचीन नाम भी याद होने चाहिए। तो अब सुनो अच्छे तरीके से बेटा, आईजीएनपी पर बनाई गई लिफ्ट नहरें, तो आईजीएनपी पे जो बनाई गई आपकी लिफ्ट नहरें हैं, ये आपने पास कितनी आई है बेटा? तो ये अपने पास आई है 7। ओके सर, डन। और इन 7 के अंतर्गत इनके प्राचीन नाम क्या क्या रहने वाले हैं? तो पहले सबसे पहले देखिए, अपने पास एक लिफ्ट नहर थी जिसको आप बोल रहे थे चौधरी कुंभाराम। जी गुरुजी, चौधरी कुंभाराम। एक अपने पास लिफ्ट नहर थी जिसको आपने कहा कबरसेन। एक थी मेरे भाइयों जिसको आपने कहा पन्नालाल बारूकपाल। पन्नालाल बारूकपाल। एक थी मेरे भाइयों तेजाजी। एक थी बेटा अपने पास डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह। एक थी बेटा अपने पास गुरु जाम्बेश्वर। गुरु जाम्बेश्वर। और बेटा एक थी अपने पास जय नारायण व्यास। कौन सी थी बेटा? जय नारायण व्यास। ये अपन पे 7 लिफ्ट नहरें थी। और फिर याद रखेंगे इनके क्या प्राचीन नाम। ये यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है मेरे भाइयों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनके प्राचीन नाम क्या क्या रहने वाले हैं। जी गुरुजी, तो जो आप चौधरी कुंभाराम देख रहे हो, इसका प्राचीन नाम है बेटा गंधेली साहबा। क्या है इसका प्राचीन नाम बेटा? ध्यान रखना, गंधेली साहबा। कबरसेन का प्राचीन नाम है बेटा जिसको आप कहेंगे लूणकरणसर। क्या कहेंगे बेटा? लूणकरणसर। पन्नालाल बारूकपाल का प्राचीन नाम है बेटा गजनेर। क्या है? गजनेर। तेजाजी का प्राचीन नाम रहेगा बेटा, ध्यान रखना, बांगड़सर। क्या रहेगा? बांगड़सर। और डॉक्टर करणी सिंह का प्राचीन नाम रहेगा बेटा कोलायत। क्या रहेगा? और गुरु जाम्बेश्वर का बेटा प्राचीन नाम रहेगा फलौदी। और जयनारायण व्यास का बेटा प्राचीन नाम रहेगा जिसको आप कहेंगे पोकरण। तो देखो कई बार क्वेश्चन बेटा यहां से भी आ जाता है कि आईजीएनपी पे बनाई गई जो आपकी 7 लिफ्ट नहरें, उनके नए नाम क्या हैं और पुराने नाम क्या हैं। तो आपको बेटा ये नए नाम भी याद रखने हैं और पुराने नाम भी याद रखने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। जी गुरुजी, तो चौधरी कुंभाराम को प्राचीन समय में गंधेली साहबा कहते थे, कबरसेन को लूणकरणसर कहते थे, पन्नालाल बारूकपाल को गजनेर कहते थे, तेजाजी को बांगड़सर कहते थे, डॉक्टर करणी सिंह को कोलायत कहते थे, और गुरु जाम्बेश्वर को फलौदी, और जयनारायण व्यास को पोकरण कहा जाता था। दूसरी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी ध्यान रखोगे, जो पन्नालाल बारूकपाल लिफ्ट नहर है, इस पे भाई साहब जायल डी फ्लोराइडीकरण, फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना चलाई गई है। मेरे भाइयों मैं कहना क्या चाहता हूं अभी समझाता हूं आपको। बेटा आपके आईजीएनपी की जो ये लिफ्ट नहर देख रहे हो, तीसरी वाली, जिसको आप कह रहे हैं पन्नालाल बारूकपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल जो बारूकपाल है ये नागौर के अंतर्गत है मेरे भाइयों। आपके बीकानेर और नागौर को जिले को लाभान्वित करती है। और जैसे ही इसका पानी नागौर में पहुंचता है तो वह पानी खारा हो जाता है, क्योंकि वहां लवणीय तत्वों की अधिक प्रधानता पाई जाती है। इसलिए वहां पर इस लिफ्ट नहर पर आपकी डी फ्लोराइडीकरण परियोजना चलाई गई है, जालोर जिले के कौन से गांव में? जायल गांव में। तो यह भी ध्यान रखना है कि आईजीएनपी की वह लिफ्ट नहर जिसपे जायल डी फ्लोराइडीकरण परियोजना संचालित है वो रहेगी पन्नालाल बारूकपाल। तो बेटा ये थी आपकी क्या मेरे भाइयों? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आईजीएनपी के अंतर्गत यहां पे मैंने आपको क्या बताई है? 7 की 7 लिफ्ट नहर जो किधर निकाली गई है? बाईं ओर कारण रहेगा धरातल ऊंचा है। ओके सर। और सर्वाधिक जिलों को सिंचित करती है चौधरी कुंभाराम, सबसे लंबी रहेगी कबरसेन, सबसे छोटी रहेगी तेजाजी, और एकमात्र जिले को भी सिंचित करेगी कौन? तेजाजी। ओके सर। अब चलते हैं बेटा अगली एक परियोजना पर। जी गुरुजी, और आप पहले इनको देख लीजिए, मैंने यहां डिटेल में भी लिख रखा है
चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। आईजीएनपी की ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों को सिंचित करती है। आईजीएनपी की यह लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों को सिंचित करती है, बिल्कुल। फिर कबरसैन है बीकानेर और श्रीगंगानगर को, और ये आईजीएनपी पे प्रथम लिफ्ट नहर है, वह आईजीएनपी की सबसे लंबी। ये सबसे पहले जो आपकी 7 लिफ्ट नहर बनी थी उनमें सबसे पहले बनने वाली कौन थी? कबरसैन, और यही सबसे लंबी लिफ्ट नहर रहेगी। पन्नालाल बारूदपाल में अपन ने देखा था बीकानेर और नागौर को, और देखो इसमें ये आ गया डी फ्लोराइडीकरण परियोजना संचालित है नागौर के अंतर्गत जायल गांव में। तेजाजी कहां पे? बीकानेर। ये आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, और आईजीएनपी की एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर जो एक ही जिले को क्या करती है बेटा? सिंचित करती है। ओके सर। फिर अपन आए करणी सिंह, जो बीकानेर और किसको करेगी? जोधपुर को। फिर गुरु जाम्बेश्वर में ये तीनों रखने थे, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, और जयनारायण व्यास के अंतर्गत ये बीकानेर हटा देना था, तो जोधपुर और जैसलमेर। बोलो आईजीएनपी समझ में आई या नहीं आई? इससे हमेशा एक आध क्वेश्चन बेटा आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां तक बातें आपकी क्लियर हैं या नहीं है, तब अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ओके बेटा राजेश, बहुत बढ़िया, राजेश प्रजापति जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आपकी इस क्लास की बुक कब आने वाली है सर, प्लीज बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसकी रिपोर्ट भी मैं आपको 1-2 दिन के अंतर्गत कर दूंगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए बेटा। इसकी रिपोर्ट भी मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा, लेकिन अभी वादा नहीं कर सकता आपसे। ओके चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, तो सभी के ये समझ में आ चुकी है बात। अब चलेंगे अगली अपनी एक आपकी नहर परियोजना रहेगी जिसे अपन कहेंगे राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। अच्छे से समझना बेटा इसे, कि आपकी ये जो परियोजना है, और एक बार देखो इस परियोजना को पढ़ने से पहले मेरे भाइयों दबा के इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बिल्कुल आपको सुबह मॉर्निंग में तरोताजा होकर और पूर्णतः ईमानदारी के साथ आप और हम दोनों मिलकर अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ये आप जितना मेरा सपोर्ट करेंगे भाई सब, क्लास को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, मुझे भी अच्छा लगता है कि अत्यधिक संख्या के अंतर्गत जब बच्चे जुड़ते हैं तो मेरे में भी एनर्जी डबल हो जाती है कि चलो आज बच्चों ने इतना सराहना दी हमको और हमारी क्लास को इतना एंजॉय किया। तो अब चलेंगे अपन राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना के अंतर्गत, दबा के शेयर कर दीजिएगा। पहले आराम से चित्र देखिए, बाद में इसकी डिटेल देखेंगे, ठीक है सर। अपने पास एक नदी है बेटा, अच्छे से सुनना, उस नदी का नाम है रावी। कौन सी नदी है? रावी नदी, ठीक है सर। फिर अपने पास एक नदी है सर जिसे आप कहेंगे व्यास। कौन सी नदी है? व्यास। ओके सर डन। और फिर एक नदी और जो हम कई बार पढ़ चुके हैं इसे, इस नदी का नाम रहेगा जिसे आप कहेंगे क्या? सतलज। कौन सी नदी रहेगी ये? सतलज। ओके सर, तो ये जो नदी रहेगी बेटा इसका नाम रहेगा सतलज नदी। ओके सर। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जी गुरु जी बताइए, इस व्यास और सतलज के संगम पे हम पहले भी बना चुके हैं बेटा। यहां एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरके बैराज बांध। कौन सा बांध है बेटा? हरके बैराज बांध, जो कहां पे है बेटा? आपके पंजाब के अंतर्गत है, ठीक है सर। और फिर नीचे की तरफ जब अपन चलते हैं तो ये आपका कौन आ जाता है? ये सर अपना राजस्थान आ जाता है, बिल्कुल राइट, ये आपका राजस्थान आ जाता है। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा तो देखो बेटा, और ये आगे जो नदी चल रही है ये कौन सी है? सतलज नदी। जी गुरु जी, अब ध्यान देना बेटा अच्छे से। ओके सर, हमने सतलज नदी से यहां से लिंक कर लिया था और पढ़ भी लिया है उस नहर को जिसको आपने कहा था गंग नहर। हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था गंग नहर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। फिर हमने यहां से निकाल के लाए थे और कुछ इस प्रकार से आई थी आपकी आईजीएनपी। बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर। हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं जिसको आपने कहा है आईजीएनपी। मैं बहुत क्रमबद्ध तरीके से चल रहा हूं, ये आपको ध्यान रहे। ये भी अपन कंप्लीट कर चुके आईजीएनपी, और ये भी अपन कंप्लीट कर चुके गंग नहर। तो अब जो मैं बात करने के लिए आपसे जा रहा हूं वो ध्यान रखना भाई साहब, वो है आपकी ये रही जिसे आप कहेंगे ये राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। तो सर क्या ये भी हरके बैराज बांध से निकाली गई है? इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से समझना, मामला यहां से पता चलेगा ये है क्या बेटा। ये है आपकी राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, ये वाली। ओके सर, तो इसे बोलते हैं सर, हाँ भाई साहब, इसको बोला जाता है राजीव गांधी। ओके सर डन, राजीव गांधी सिद्धमुख और मेरे भाइयों नौहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर
परियोजना इसे कहा जाता है। अब ध्यान देना बेटा, जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसमें जो आपको पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है वो हरके बैराज से दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुनना, रावी नदी में मानसून सत्र के दौरान जो अतिरिक्त पानी आता है, इस रावी नदी में मानसून सत्र के दौरान, बेटा मानसून सत्र के दौरान, जी गुरुजी, इस रावी नदी में मानसून सत्र के दौरान जो अतिरिक्त पानी आता है, इस अतिरिक्त पानी को, रावी के अतिरिक्त पानी को हम लेके आते हैं किसमें भाई साहब, तो ये आ जाता है किसमें, एक लिंक नहर के द्वारा हम ले आते हैं इसे व्यास में। अब व्यास नदी में भी मानसून सत्र का जो अतिरिक्त पानी होता है, ये आपकी रावी और किसका, व्यास का, ये हम ले आते हैं किसमें, हरके बैराज में। और हरके बैराज में ये जो अतिरिक्त पानी आया है रावी और व्यास का, मानसून सत्र के दौरान सभी नदियां उफान पे होती हैं, इस पानी को हम यूज करते हैं। और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में कौन सी दो नदियों का पानी अतिरिक्त यूज किया जाता है मानसून सत्र के दौरान, तो भाई साहब ध्यान से सुनना, ये गजब की बात है, नहीं तो उलझ जाओगे। तो भाई साहब रावी और ब्यास नदी का जो मानसून सत्र के दौरान अतिरिक्त पानी है रावी और ब्यास का, इसे हम लेके आ रहे हैं कहां पे, हरके बैराज बांध। और हरके बैराज बांध से फिर ये डायरेक्ट हम सीधा लेके आते हैं कहां पे, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में। और यहां से फिर आपके दो जिले ये लाभान्वित होते हैं भाई साहब, जिनमें एक का नाम, जहां से आईजीएनपी प्रवेश करी, एक का नाम है हनुमानगढ़, बिल्कुल सर, और एक का नाम है चूरू। तो इसका मतलब सर राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर परियोजना है, कल को पूछा जाए कि इसमें कौन सी नदियों का अतिरिक्त पानी काम में लिया जाता है, तो ध्यान रखना रावी और व्यास के अतिरिक्त जल पे बनी हुई है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। और इससे राजस्थान के लाभान्वित जिले होते हैं, एक बेटा हनुमानगढ़ और एक बेटा चूरू। ये ध्यान रखना है आपको, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ की तहसील है नोहर भादरा, नोहर भादरा, ओके सर, नोहर भादरा। और चूरू की है राजगढ़, कौन सी है, राजगढ़। ये तहसीलें लाभान्वित होती है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कौन सी दो नदियों के अतिरिक्त जल पे बनी हुई है, तो रावी और ब्यास, ओके सर, डन। और रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल है मेरे भाइयों, ये जल आपके राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में आता है हरके बैराज बांध के थ्रू। और राजस्थान के दो जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। कौन कौन होते बेटा, हनुमानगढ़ और चूरू। पहले यूं बताइए, राजीव गांधी में ये वाली बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब बात आती है यहां पे भाई साहब, जब बात आती है सहयोग की, तो ध्यान रखना इसमें दो बार सहयोग रहे। इसका मतलब फर्स्ट बार और सेकंड बार। इसका मतलब फर्स्ट बार जो सहयोग किया गया वो यूरोपियन संघ के कुछ देश थे, इनके द्वारा किया गया, यूरोपियन संघ के द्वारा किया गया, भारत के साथ राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। इस पे जितना भी रुपया लगना था वो लगाने वाला था यूरोपियन संघ। और यह सहयोग रहा 1989 से 1998 तक। फिर 98 के बाद इसने सहयोग देने से मना कर दिया। इसका मतलब राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना पे सबसे पहले जो सहयोग रहा है वो किसका रहा है, ध्यान रखना, यूरोपियन संघ का रहा है। कब से कब तक रहा है, 1989 से 1998 तक। 1998 में इसने सहयोग देने से मना क्यों कर दिया, तो याद कीजिए, उस टाइम पे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत ने किया था परमाणु परीक्षण। उस बात से खपा हो जाता है कौन, यूरोपियन संघ, और इसलिए सहयोग देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। फिर मेरे भाइयों दोबारा जो सहयोग दिया गया इस आपकी योजना के अंतर्गत परियोजना में, वो एक संस्था है जिसे आप कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं, नाबार्ड संस्था है, ओके सर, कृषि क्षेत्र की यह सबसे बड़ी संस्था है। फिर इसने सहयोग दिया और इसने 1998 से 2002 तक ये सहयोग दिया। अच्छा पॉइंट है ये, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में मेरे भाइयों जो सहयोग रहा है वो आपका कितनी बार रहा है, तो दो बार। फर्स्ट बार 1989 से 98 तक जो रहेगा वो यूरोपियन संघ का रहेगा, और 98 से मेरे भाइयों आपके 2002 तक जो रहेगा वो किसका रहेगा, नाबार्ड का रहेगा। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। जी गुरुजी। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड के बारे में भी आपको बता देता हूं। जी सर, इसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ओके। तो नाबार्ड जो है ना बेटा, ये कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली एक संस्था है, कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्था, ओके सर। इस आपकी जो आपकी ये नाबार्ड है बेटा, इसकी स्थापना कब हुई,
तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और बेटा इसका जो मुख्यालय रखा गया, इस संस्था का जो मुख्यालय रखा गया, ये मुख्यालय आपका रखा गया इसका मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। ओके सर। तो भाई साहब राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना में जो सहयोग रहा है वो भाई साहब दो बार रहा है। एक यूरोपियन संघ का रहा है और एक मेरे भाइयों किसका रहा है? ध्यान रखना, नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय रहेगा मुंबई में। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो तुम ये बताओ यार, यहां तक भाई साहब एकदम इजी गोइंग बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये कमेंट करके बताओ। अब तुम्हें पता चला राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कैसे और क्या मामला है? जी गुरुजी, तो वेरी गुड भाई साहब। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं और आगे देख लीजिए, जो भी आपकी बात थी वो ये शुरुआत हुई है 1989 में, और शुरुआत करने वाला कौन था इसकी? राजीव गांधी। फिर उद्घाटन हुआ इसका 2002 में, किसने किया? सोनिया गांधी ने। ओके सर, तो गांधी परिवार यहां पे रहा है। शुरुआत 1989 से है, किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। उद्घाटन किया गया है 2002 में सोनिया गांधी के द्वारा। लाभान्वित जिले दो ही रहेंगे, हनुमानगढ़ और चूरू। इस परियोजना में 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद यूरोपियन संघ ने आर्थिक सहयोग देने से क्या कर दिया था? मना। इससे भारत के पंजाब व हरियाणा व राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल, ये 3 स्टेटों के अंतर्गत से होकर आती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों लाभान्वित रहेंगे इससे। ओके सर। दूसरी बात ये परियोजना रावी व व्यास नदी के अतिरिक्त जल पर बनाई गई है। और आर्थिक सहयोग देखो ये लिखा हुआ, प्रथम बार जो रहा 1989 से 98 तक यूरोपियन संघ का रहा। द्वितीय बार जो सहयोग रहा मेरे भाइयों वो 1998 से 2002 तक कौन सी संस्था का रहा? नाबार्ड का। और बताइए अगर दोनों सहयोग जो जोड़ देते हैं तो यहां से ये बनना शुरू हुई थी और यहां पे क्लोज हुई थी, तो इसका निर्माण काल कहलाएगा 1989 से 2002। बोलो भाई साहब यहां तक क्लियर है ना? अब एक बार बताना सचिन, तो बताओ यहां तक आपके बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। और जल्दी से भाई साहब सेशन को शेयर कर दीजिए। मैंने 2 परियोजना आपको कंप्लीट करा दी हैं, जिनमें एक का नाम क्या है भाई साहब? एक का नाम था IGNP और एक का नाम था राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। ये काफी इंपॉर्टेंट परियोजना थी। एक बार फिर वापस बता रहा हूं भाई साहब, ये इतनी इंपॉर्टेंट परियोजना है, दोबारा देख लीजिए कि रावी और व्यास के अतिरिक्त जल पे बनी हुई है आपकी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। हर के बैराज बांध से पानी आता हुआ दिख रहा है। राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित करेगी, हनुमानगढ़ और चूरू। और मेरे भाइयों यूरोपियन संघ इसका पहली बार सहयोग करता है 1989 से 98 तक, फिर परमाणु परीक्षण के बाद सहयोग देने से मना कर देता है। दोबारा फिर संस्था आती है आपकी कौन सी? नाबार्ड। 98 से 2002 तक रहेगी। और मेरे भाइयों शुरुआत में जो इसका उद्घाटन करता है वो कौन करता है? राजीव गांधी करता है। सॉरी, शुरुआत के अंतर्गत जो नींव रखता है वो राजीव गांधी, और उद्घाटन करने के लिए आती है सोनिया गांधी। तो बोलो यहां तक बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगली परियोजना पर, और अगली परियोजना का नाम है यमुना नहर परियोजना। अच्छे से सुनना भाई साहब, क्या है यमुना नहर परियोजना? मेरे भाइयों ये इंपॉर्टेंट परियोजना साबित होने वाली है आपके लिए। जी सर बताइए कैसे? तो यहां पे देखिए बेटा, यमुना नहर के बारे में मैं क्या कहता हूं। ओके सर, तो सबसे पहली बात तो ये आपका हो गया राजस्थान। जी गुरुजी, तो ये तो मान लीजिए आप अपना राजस्थान। ओके डन। और इधर से एक नदी बहती है राजस्थान के उत्तर पूर्व वाली साइड से, इस नदी को आप कहेंगे यमुना नदी। कौन सी नदी है बेटा? यमुना नदी। ओके डन सर। अब ध्यान देना अच्छे से, यमुना नदी जो हरियाणा से प्रवाहित होती है, कहां से? हरियाणा से। ओके सर, या हरियाणा से अपन ने एक लिंक नहर यमुना से निकाली है। जी गुरुजी, ये वाली। ओके सर, ये वाली, इसे कहते हैं भाई साहब आपकी क्या, जो ऊपर हेडिंग लगी हुई है, ये है आपकी यमुना नहर परियोजना। यमुना नहर परियोजना। ओके सर डन। अब इसमें क्या क्या बातें रहेंगी अच्छे से सुनना। ये यमुना नहर परियोजना भाई साहब किसको लाभान्वित करती है? तो ये करेगी पूरे के पूरे शेखावाटी क्षेत्र को। किसको लाभान्वित करेगी? शेखावाटी क्षेत्र को। तुम सच बताइए, अब तक अपन श्रीगंगानगर देख लिए गंगा नहर से, बिल्कुल राइट। IGNP से हनुमानगढ़ देख लिए, बिल्कुल राइट।
राजीव गांधी से हनुमानगढ़ और चूरू देख लिए, बिल्कुल राइट। अब चूरू का वह भाग जो पूरब वाला है उसे ये लाभान्वित करेगी, तो इससे शेखावाटी के जिले लाभान्वित होंगे, जिनमें कौन कौन है ध्यान रखना। इधर से चलोगे तो चूरू, बिल्कुल राइट सर, फिर झुंझुनू, ओके सर, और फिर सीकर। आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर लाभान्वित करेगी कौन? यमुना नहर परियोजना। और ध्यान देंगे भाई साहब ये कब बन चुकी है? 2024 के अंतर्गत बन चुकी है। नवीन आपकी परियोजना कहीं ना कहीं कंपटीशन का हिस्सा रह सकती है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, उद्देश्य क्या है इस परियोजना के? तो भाई साहब शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें भाई साहब सबसे पहला उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति, और दूसरा उद्देश्य है क्या कराना? सिंचाई कराना, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई। और जब बात आ जाए कि सहयोग में कौन कौन रहेंगे इस परियोजना के, तो भाई साहब सहयोग में जो दिख रहा है वही लिख देना। एक आपका राजस्थान और इधर से कौन दिख रहा है? हरियाणा। तो सहयोग में रहेंगे भाई साहब राजस्थान और हरियाणा सहयोग में रहेंगे। जी गुरुजी। तो भाई साहब आपकी यमुना नहर जो परियोजना है वो किस नदी से बनाई गई है या निकाली गई है? तो आप ध्यान रखेंगे यमुना नदी। उसमें सहयोग में कौन कौन रहेंगे? तो ध्यान रखेंगे एक राजस्थान और एक हरियाणा। ओके सर। ये किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? तो ध्यान रखना है शेखावाटी। शेखावाटी में 3 जिले रहेंगे, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ओके सर, डन। 2024 में बनाई गई है, उद्देश्य रहेगा पेयजल आपूर्ति और सिंचाई। लेकिन इस जगह पे भी आप फंस सकते हैं सर, कैसे? क्योंकि शेखावाटी के अंतर्गत जो ये 3 जिले हैं, इन 2 आपके जो जिले देख रहे हैं, इन 2 जिले में तो अभी केवल गवर्नमेंट का सिंचाई का प्लान है, इनमें ओनली फॉर सिंचाई का प्लान है। इसका मतलब आपके सीकर में अभी फिलहाल सिंचाई का प्लान नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि पेयजल, तो पेयजल तो मानव की पहली आवश्यकता है ना। बिल्कुल सर। तो जब बात हो पेयजल की, तो पेयजल तो भैया इन तीनों के लिए रखा गया है। जी गुरुजी। तो भाई साहब पेयजल आपूर्ति तो इन तीनों के लिए रहेगी। इसका मतलब चूरू, झुंझुनू और सीकर में इस परियोजना से पेयजल आपूर्ति तो सबको रहेगी, क्योंकि मानव की पहली आवश्यकता होती है पानी बेटा, इसलिए पेयजल तो हम सब जगह पिलाएंगे। लेकिन जो सिंचाई है वो चूरू और झुंझुनू के अंतर्गत रहेगी। लगभग ऐसा बताया गया है कि चूरू का लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगा। 35,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे, ठीक है। और झुंझुनू जो आप देख रहे हो सर, इसका लगभग 70,000 हेक्टेयर भूमि, 70,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा। तो भाई साहब सिंचाई के लिए अभी आपका सीकर इसमें अलाउ नहीं हुआ है, लेकिन पेयजल आपूर्ति के लिए तीनों रहेंगे बेटा। ये ध्यान रहे आपको, कौन कौन? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो यह है आपकी यमुना नहर परियोजना। नवीन परियोजना है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, डिटेल आगे दूंगा। आइए बताइए यमुना नहर परियोजना किस नदी से आपने निकाली थी? तो आपको पता चला कि सर वो हमने यमुना नदी से निकाली थी। सहयोग में कौन कौन रहेंगे? तो ध्यान रखना सहयोग में रहेंगे राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा। निर्माण कब हुआ है मेरे भाइयों? तो ये भी ध्यान रखेंगे 2024 के अंतर्गत। लाभान्वित कौन होगा? तो सर पूरा की पूरा शेखावाटी क्षेत्र लाभान्वित होगा इससे, पूरा शेखावाटी क्षेत्र लाभान्वित। और शेखावाटी क्षेत्र लाभान्वित जो होगा उसमें भी ध्यान रखेंगे ये 3 जिले जिनको आप कहते हो चूरू, झुंझुनू और सीकर। ओके सर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों की तीनों जिले आपके लाभान्वित होंगे। इनमें भी क्या कंडीशन रहेगी ये भी ध्यान रखना। इन सब के लिए मेरे भाइयों पेयजल आपूर्ति, इन सब के लिए क्या रहेगी? पेयजल आपूर्ति तो रहेगी जी सर। लेकिन जो शुरुआत के 2 जिले हैं इनमें केवल और केवल आपके सीकर को छोड़ के सिंचाई रहेगी, बाकी पेयजल आपूर्ति आपके तीनों जगह रहेगी। ओके सर। तो भाई साहब किस नदी पे रही आपकी यमुना नहर परियोजना? सॉरी, हाँ यमुना नहर परियोजना यमुना नदी पे। सहयोग में कौन रहेगा भाई साहब? राजस्थान और हरियाणा। निर्माण कब हुआ है भाई साहब? 2024 में। और लाभान्वित जो रहेंगे भाई साहब वो शेखावाटी क्षेत्र रहेगा। तीनों जिलों को पेयजल पहुंचाया जाएगा लेकिन सिर्फ सिंचाई जो कराई जाएगी वो चूरू और झुंझुनू को कराई जाएगी। ओके सर, डन। अब आ जाती है भाई साहब आपकी एक यमुना लिंक नहर परियोजना।
अब सर ये यमुना लिंक नहर परियोजना क्या है? चलो वो तो यमुना नहर परियोजना थी, और अब आ रही है भाई साहब आपकी यमुना लिंक नहर परियोजना। तो इसे भी देखेंगे, टेंशन लेने का विषय है ही नहीं। जी सर बताइए आप। तो आइए भाई साहब यहां पे चलते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि बगैर मैप के समझा गया मैटर ज्यादा स्थायी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो भाई साहब ये वही नदी आपकी फिर वापस से, अच्छा सर फिर इसी से लिंक करेंगे। जी राइट भाई साहब, नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ओके सर डन। और यमुना नदी से मेरे भाइयों आई जाने वाली एक और अपन ले लेते हैं हरियाणा से। कहां से आ रही है ये भी? हरियाणा से। अभी जो आपने देखी थी इससे पहले, ये तो वो हो गई जैसे आप कह रहे थे यमुना लिंक नहर। ओके सर, ये तो अपन ने खत्म कर ली, जिसको आप कह रहे थे यमुना लिंक नहर। अब यमुना लिंक नहर के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, और भाई साहब देखो मैंने किस किस को छोड़ दिया है। सीकर के बाद में कोटपुतली बहरोड छोड़ दिया, कोटपुतली बहरोड के बाद में खैरथल तिजारा छोड़ दिया, उसके बाद में अलवर छोड़ दिया। तो अब जो आएगा ना उसे ध्यान से सुनना, ये यहां पे है भाई साहब, और यहां पे है आपकी ये तो हरियाणा से निकल रही है, यमुना से निकल रही है, और यहां पे आपके कौन कौन से जिलों को ये लाभान्वित करेगी। तो गौर फरमाइएगा भाई साहब, इधर की तरफ से चलते आएंगे तो फिर पड़ेगा आपको आगे चल के डीग, और एक जिला आता है भरतपुर। तो भाई साहब ये दो जिलों को लाभान्वित करने वाली है आपके डीग और भरतपुर को। कौन सी वाली? यमुना लिंक नहर। जी गुरुजी, तो भाई साहब इसे बोलेंगे आप यमुना लिंक नहर परियोजना, यमुना लिंक नहर परियोजना। ओके सर डन। तो ये यमुना लिंक नहर परियोजना हो गई आपकी। फिर कोई पूछे कि इसका निर्माण कब रहा है यमुना लिंक नहर का, तो भाई साहब निर्माण काल 1966 से और 85 तक रहा है। किसका भाई साहब? यमुना लिंक नहर का। लाभान्वित जिले कौन से रहेंगे? तो भाई साहब डीग और भरतपुर। अब बताओ यमुना लिंक नहर परियोजना में कल को मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साहब सहयोग, तो आपको साफ साफ दिख रहा है हरियाणा और राजस्थान। भाई ये अपना कौन है? राजस्थान। बिल्कुल सर, तो उसमें भी हरियाणा और राजस्थान था, और इसमें भी ध्यान रखना राजस्थान प्लस कौन रहेगा सहयोग में? हरियाणा। बिल्कुल गुरुजी डन। तो इसमें भी सहयोग में रहेगा राजस्थान और हरियाणा। ओके सर डन। तो यमुना लिंक नहर कौन सी नदी से निकलती हुई दिख रही है आपको? बिल्कुल सर, अगर इसमें मैं नदी की बात कर लूं तो नदी कौन सी आ रही है? यमुना नदी। बनाई कब गई थी? निर्माण काल क्या रहा है? तो 1966 से 85। लाभान्वित जिले कौन से रहेंगे? तो राजस्थान और हरियाणा रहेंगे भाई साहब। इसे कहते हैं यमुना लिंक नहर परियोजना। तो बाकी डिटेल आगे देखते हैं। देखिए ये रहा भाई साहब, सबसे पहले पूछा जाए कौन सी नदी? यमुना। सहयोग पूछा जाए तो आप कहेंगे राजस्थान और हरियाणा। निर्माण पूछा जाए तो 1966 से 85। लाभान्वित जिले पूछे जाए तो ध्यान रखना डीग और भरतपुर। ओके सर डन। तो नदी की जब बात होगी तो आप नदी बताएंगे भाई साहब, ये आपकी निकाली गई है यमुना नदी से। सहयोग में कौन कौन रहेंगे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सहयोग में राजस्थान और कौन रहने वाला है? हरियाणा। ओके सर। निर्माण कब हुआ? तो निर्माण भी ध्यान रखेंगे 1966 से 85 के बीच में हुआ। ओके सर। और लाभान्वित कौन रहेगा? तो लाभान्वित रहेगा डीग प्लस भरतपुर। कौन बेटा लाभान्वित रहेगा? डीग प्लस भरतपुर इससे लाभान्वित होगा। ओके सर। तो भाई साहब किस नदी से अगली निकाली गई है? यमुना नदी से। सहयोग में कौन कौन रहेंगे? राजस्थान और हरियाणा। और निर्माण हुआ है 1966 से 85 के बीच में, और भाई साहब लाभान्वित रहेंगे डीग और भरतपुर। पहले मुझे यह बता दीजिए आप कि यहां तक भाई साहब यमुना, राजीव गांधी, यमुना नहर और यमुना लिंक नहर समझ में आई कि नहीं आई? अब इससे आगे बढ़ेंगे और अगली देखेंगे। पहले मेरे को कमेंट करके बताइए पहले यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। और आपने सेशन को शेयर नहीं किया भाई साहब, बच्चों की संख्या थोड़ी कम रह रही है भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा काम। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको पता चल रहा है अपन कैसे बढ़ रहे? राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले लेके आए अपन गंग नहर। बिल्कुल राइट सर। थोड़ा सा खिसकेंगे तो आ जाएगी आईजीएनपी। राइट सर। थोड़ा सा और खिसकेंगे तो आ जाएगी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। थोड़ा सा और खिसकेंगे तो आ जाएगी यमुना नहर। थोड़ा और खिसकेंगे तो आ जाएगी यमुना लिंक नहर।
अब थोड़ा और खिसकेंगे आप तो आ जाएगी भरतपुर नहर। तो भाई साहब कल को अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान के उत्तर से पूरब की तरफ जाने पर क्रम अनुसार आने वाली नहरों का क्रम, सही क्रम क्या है, तो भाई साहब हर ऑप्शन में 4-4 नहरें लिख देगा। लास्ट में इसका पूरे का एक मैप बना के समझाऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। अरे नहीं, गर्दा पर्दा कुछ नहीं उड़ाया, बस आपके समझ में आना चाहिए। चलिए अब चलते अगली पर भाई साहब, और अगली है आपकी भरतपुर नहर परियोजना। अब देखिए भरतपुर नहर परियोजना कैसे कैसे क्या क्या मैटर रहेगा। अपन चल रहे थे यहां, बिल्कुल चल रहे थे सर, और यहां जो अपन की बात चल रही थी ना बेटा, इसे ध्यान से सुनो। देखो भाई साहब मैं क्या क्या बता चुका हूं आपके लिए। ये आपके पास एक व्यास नदी थी और ये आपके पास एक सतलज नदी थी, बिल्कुल थी सर। ये तो व्यास और ये सतलज, ओके सर, व्यास और सतलज, ओके गुरुजी, डन। और यहां हमने बना रखा था, आपको याद था, हरके बैराज। ध्यान देना बेटा, जितने भी बच्चे लेट जुड़े हैं वो भी ध्यान दे लेना एक बार। हरके बैराज बांध पंजाब, ठीक गुरुजी। और ये जो नदी आगे की तरफ चल रही थी इसको आपने बोला था सतलज, जी डन। अब ध्यान देना बेटा, यहां से एक नदी और इस प्रकार से जो प्रवाहित हो रही है उसको आपने कहा है यमुना नदी, ओके सर। ये हो गई आपकी यमुना नदी, डन। अब ध्यान देते हुए चलेंगे तो बात एक ही बार में बनी रखी है। अपन ने सबसे पहले यहां से लेके आए ऐसे, जिसको आपने कहा था गंग नहर, गंग नहर। फिर यहां से आई थी आईजीएनपी, बिल्कुल आई थी सर, आईजीएनपी, ओके सर। ये आपकी हो गई थी आईजीएनपी, डन सर, ये आईजीएनपी, ओके। फिर आपकी आई थी राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, पक्का सर, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। फिर भाई साहब आई थी आपकी यमुना नहर, बिल्कुल सर, यमुना नहर। फिर आई थी आपकी यमुना लिंक नहर, पक्का सर, यमुना लिंक नहर। और अभी जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूं इसे ध्यान देना भाई साहब। अब जो आ रही है आपकी वो ये है जिसे आप कहेंगे भरतपुर नहर। क्या कहेंगे? भरतपुर नहर। तो क्यों नहीं पूछेगा भाई साहब कि राजस्थान के अंतर्गत पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्रमानुसार नहरें कौन कौन सी रहेंगी। तो भाई साहब जिसने सीक्वेंस में पढ़ रखा होगा वो तो कर ही देगा। तो बताइए हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? गंग नहर पढ़ी। फिर हमने कौन सी पढ़ी? आईजीएनपी। फिर हमारे पास आई थी ये वाली जिसे आपने कहा था राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, राजीव गांधी वाली। फिर अभी मैंने पढ़ाई है आपको यमुना नहर, बिल्कुल सर। फिर मैंने आपको पढ़ा दी ये वाली बेटा जिसको आप कह रहे थे यमुना लिंक नहर, ओके डन सर। और अब मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिसको आप कह रहे हैं भरतपुर नहर। क्या कह रहे हैं बेटा? भरतपुर नहर। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भरतपुर नहर है वो निकाली कहां से गई है? तो ये निकाली गई है उत्तर प्रदेश से, जबकि ये दोनों निकाली गई थी कहां से? हरियाणा से। अब ध्यान रखना भाई साहब, तो इसका मतलब सर जो भरतपुर नहर है, जी गुरुजी, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात ये रही कि जो गुरुजी अपनी भरतपुर नहर है, ओके सर, ये आपकी कौन सी? भरतपुर नहर, ओके सर। बताइए भरतपुर नहर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि किस नदी से निकाली गई है तो साफ साफ दिख रहा है वहां पे नदी रहेगी आपकी यमुना। कौन सी नदी रहेगी? यमुना नदी रहेगी। फिर आपसे पूछा जाए सहयोग में कौन कौन रहने वाले हैं यहां पे भरतपुर नहर में, तो भाई साहब साफ साफ दिख रहा है सहयोग में भी। बताइए आपका राजस्थान और यूपी, बिल्कुल राइट सर। तो इसके सहयोग में रहेंगे राजस्थान और यूपी। फिर आपसे पूछा जाए कि लाभान्वित जिला कौन सा रहेगा इससे, राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा रहेगा, तो भाई साहब ये भी ध्यान रखना लाभान्वित जिला ओनली 4 रहेगा। कौन? भरतपुर। कौन रहने वाला है? भरतपुर। और निर्माण कब से कब तक हुआ इसका, तो ये भी ध्यान रखेंगे जो निर्माण हुआ वो 1963 और 64 के अंतर्गत हुआ। कब हुआ? 1963 और 64 के अंतर्गत हुआ। ओके सर, डन। तो भाई साहब आपकी जो भरतपुर नहर है उसके बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब मुझे नहीं लगता एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो कभी भी यहां रट्टा मारने की जरूरत है। इजी गोइंग सारी चीजें समझ में आ रही हैं और मैं तो यही कहूंगा कल को वो पूछ ले ऐसे
तो उस क्वेश्चन के लिए मेरे अच्छे बच्चे आप तभी होंगे जब कहीं अटकेंगे नहीं। तो भाई साहब उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहे कि पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में नहरों का, पश्चिम से पूर्व में नहरों का सही क्रम। तो भाई साहब ये मैप आपके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा कि पश्चिम से पूर्व में नहरों का सही क्रम जमाएंगे तो वो कुछ ऐसे जमेगा। तो यहां अपन ने किसको देखा है? भरतपुर नहर को देखा है। सीईटी को लेके कोई खबर तो नहीं है भाई, पर लेकिन ये भी कंफर्म रहे कि सीईटी को आप हल्के में मत लेना बेटा, इसे जरूर आप क्लियर कर लेना अगर अब की बार ये एग्जाम हुआ तो। चलिए मेरे भाइयों, तो अब भरतपुर नहर का जो मैटर अपन ने देखा है इसे यहां पे ले आते हैं। चलिए भरतपुर नहर बताइए कौन सी नदी पे रही, सहयोग में कौन कौन रहे, निर्माण कब हुआ, कुल लंबाई और लाभान्वित कौन कौन रहेंगे। तो यहां सबसे पहली बात भाई साहब, जो नदी रही आपकी वो कौन सी रही थी? यमुना नदी। सहयोग में अपन का कौन कौन रहेगा? एक तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दोनों सहयोग में रहेंगे। ठीक है सर, सॉरी। और एक बेटा निर्माण हुआ 1963 और 64 में। कुल लंबाई, यहां इसका लेंथ भी बताया गया है, कुल लंबाई है इसकी 28 किलोमीटर। ठीक सर, जिसका डिवाइडेशन ऐसे है 16 किलोमीटर तो आपके यूपी में है। ओके सर, डन। और लगभग आपकी 12 किलोमीटर आपके कहां पे है? राजस्थान के अंतर्गत है। ओके सर, राजस्थान भरतपुर के अंतर्गत। तो टोटल लंबाई 28 किलोमीटर रहेगी, 16 लगभग यूपी में रहेगी और 12 राजस्थान में। लाभान्वित कौन रहेगा? तो ध्यान रखना, इससे आपके राजस्थान का एक ही जिला लाभान्वित होता है और वो है कौन सा? भरतपुर जिला। बोलो डन, एक ही बार में बोलो, समझ में आई या नहीं आई? बताइए भाई साहब, यहां तक सारी बातें आपकी क्लियर हैं या नहीं है? मेरे को तो एक बार बस इतना बता दीजिए कि यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपका क्लियर है या नहीं है, एक बार ये कमेंट करके बताइए। आज मैंने आपके लिए जो चीजें यहां पे बताई हैं भाई साहब, उसके अंतर्गत अपन जब आए थे, ये तो हालांकि अपन ने कल ही कर ली थी गंग नहर, तो फिर कुछ आईजीएनपी आपकी रह गई थी वो अपन ने की थी, फिर अपन ने यमुना नहर की थी, फिर यमुना लिंक नहर की थी मेरे भाइयों, फिर आपने भरतपुर नहर की थी, और पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली ये नहरों का जो सही क्रम था फिर अपन ने वो देखा था। और सही क्रम में बताइए सबसे पहले कौन मिलेगी? गंग नहर, फिर कौन मिलेगी? आईजीएनपी, फिर राजीव गांधी, फिर यमुना नहर, फिर यमुना लिंक नहर और फिर भरतपुर नहर। और इसके बाद अब देखो मैं चंबल के सहारे यहां बनाने वाला हूं आपके लिए क्या? ईआरसीपी। ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। क्या आएगा? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। बिल्कुल सर। तो भाई साहब बहुत तारतम्यता के साथ अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपको यह मालूम होगा कि हाँ गुरुजी बिल्कुल बहुत ईमानदारी के साथ अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि यहां तक की जो बातें हैं वो आपकी क्लियर हैं या नहीं है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। और भी कोई आपका कंफ्यूज हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। आज आपके लिए मैंने 2 या 3 मिनट आपके लिए दी। आप कोई भी कंफ्यूज है यहां तक, बिल्कुल बेटा ईआरसीपी भी पढ़ेंगे, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा। हाँ ये बेटा जलवायु टॉपिक कब कराएंगे? बेटा जल यूनिट बस क्लोज की तरफ है, आप बेफिक्र रहिए, जल यूनिट बस क्लोज की तरफ होने के लिए जा रही है। इसके बाद में एक पॉइंट और कराऊंगा आपके लिए, जैसे सिंचाई परियोजना के बाद बेटा जल संरक्षण की विधियां रहेंगी, वो कंप्लीट होते ही ये जल यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद बेटा क्लाइमेट टॉपिक ही आना है, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद क्लाइमेट आएगा, फिर वनस्पति आएगा, फिर आपके वन्य जीवन आएगा, फिर आपके खनिज वाला आर्थिक भूगोल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस से अपन चलेंगे। तो एक जल संरक्षण की विधियों के बाद आपका तुरंत क्लाइमेट आ जाएगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए। चलिए सर, ओके ओके सब क्लियर है सर जी। ओके बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। फिर भी किसी का कोई डाउट हो, अपन इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और करेंगे, जल संरक्षण की विधियां। उसके बाद आपका जो टॉपिक जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आप लोगों के बीच में चल रही है वो है मेरे भाइयों क्या? क्लाइमेट राजस्थान की। तो वो मेरे पे छोड़ दीजिए, ऐसी क्लाइमेट पढ़ेंगे कि आपको एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी कि भाई साहब आपका मानसून आता है तो वो कहां से आता है, ये बारिश कराता है तो आपका कैसे कराता है, सब कुछ क्लियर करूंगा एक ही बार में जी। चलिए बहुत बढ़िया। पशु गणना वगैरह बेटा सारी चीजें होंगी। देखो सीक्वेंस भी कोई चीज होता है बेटा,
है ना, सीक्वेंस भी कोई चीज होती है, तो अपन सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो अपना सेशन रहा भाई साहब इन परियोजनाओं से संबंधित ये कैसा रहा, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप कमेंट जरूर करके बताएं। अब अपने पास 2 परियोजना और बची हुई हैं अभी, जिसमें एक का नाम ERCP रहेगा, जिसका नाम चेंज करके पार्वती कालीसिंध रखा गया, फिर नाम चेंज करके राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया, और एक रहेगी नर्मदा नहर, और उसके अलावा कुछ 40-45 परियोजना अन्य रहेंगी जो जिलेवाज आपको याद करनी है, नाम और जिला। तो भाई साहब इन पे अपन चर्चा करेंगे मेरे भाइयों कल। तो आज का जो अपना सेशन रहा ये कैसा रहा, एक बार आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे मेरे भाइयों। और दूसरी बात ये, जो हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है, जितना कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को निकालना। तो आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, सारी सब्जेक्टों के पीवाई को लक्ष्य परिवार के द्वारा आपके लिए निकाले हुए हैं, या वहां नहीं मिलते हैं नजदीकी बुक स्टोर पर तो लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये मेरे भाइयों, अगर कोई भी भाई हमारे लक्ष्य परिवार के अंतर्गत आज नया आया है तो पहले तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, और उसे लगता है कि लक्ष्य परिवार के अंतर्गत वाकई में टीचर पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा लक्ष्य परिवार बच्चों के लिए हमेशा उनके भविष्य के निर्माण में सहयोग करता रहा है और सहयोग करता रहेगा। तो मेरे भाइयों अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पीछे दिए गए QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। कल ये टॉपिक अपन क्लोज कर लेंगे अच्छे तरीके से, और समय बचेगा तो पूरा रिवाइज भी करा दूंगा एक बार। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।